नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और मिड डे है, लेकिन बात की शुरुआत हम आधी रात से करेंगे। आधी रात को पुलिस एक्टिव हो जाती है, बिहार की पुलिस। भोर होते होते पीके यानी प्रशांत किशोर पांडे, उनको उठा लेती है बिहार की पुलिस, हॉस्पिटल लेकर के जाती है। यानी 24 घंटे के भीतर आप 5 तारीख और 6 तारीख के दरमियानी रात की बात करिए, और 4 तारीख और 5 तारीख की दरमियानी रात की बात करिए, जब 4 तारीख को देर शाम, मतलब आप कहिए 9:30 बजे के आसपास रात ही हो चुकी थी, उस वक्त एक प्रेस विज्ञप्ति आती है। 5 तारीख की सुबह होती है, नीतीश कुमार सामने आते हैं, और 5 तारीख और 6 तारीख की दरमियानी रात में पुलिस एक्टिव होती है। भोर होते होते पीके उठा लिए जाते हैं। ये कहानी डिटेल से बताएंगे, लेकिन 24 घंटे का साइकिल है ये। इस 24 घंटे के चक्र में पूरी बाजी पलट जाती है। अब इस बाजी पलटने के पीछे की पड़ताल करनी है कि रिमोट जो है, नीतीश कुमार का रिमोट, ये आखिर है किसके हाथ। इसलिए सवाल ये है कि प्रशांत किशोर 18 दिसंबर से, जब से बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन शुरू हुआ, उसके 2 दिन बाद से ही मैदान में आ गए थे। उछल कूद मचाया, लाठीचार्ज, वाटर कैनन, सबकी नौबत आई तो प्रशांत किशोर की वजह से आई। एफआईआर तक दर्ज हो गई। एफआईआर आज नहीं दर्ज हुई है, एफआईआर सप्ताह भर पहले दर्ज हो चुकी। लेकिन प्रशांत किशोर पर हाथ नहीं डाला था किसी ने। हाथ डाला तो कब? जब नीतीश कुमार सामने आ गए और कहे कि हम तो यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अब हम लोग कह रहे थे कि पीके के पीछे कोई डोर है, और वो डोर दिल्ली से बंधी है। आप तय कीजिए कहां से बंधी है डोर। स्वागत कीजिए, कंट्रोल रूम जोड़ लीजिए भाऊ को। भाऊ से समझेंगे इस मामले में पूरा डिटेल। भाऊ, स्वागत है आपका। ये लगातार हम लोग कहते थे पीके की डोर बंधी है। अब आप बताइए, मैं तो एक सामान्य मोटी बुद्धि का आदमी, का छोटा मोटा पत्रकार, हम लोग उसी से समझ रहा हूं कि इतना उछल कूद मचाए। नीतीश कुमार, होम नीतीश के पास है, गृह नीतीश के पास है, लेकिन पुलिस गिरफ्तार नहीं की। तब भी नहीं गिरफ्तार की जब ये बिहार की, पटना की पुलिस ने कहा कि प्रशांत किशोर छात्रों को उकसा करके पूरे माहौल को हिंसक बना रहे हैं। तब भी गिरफ्तारी नहीं हुई। और जब गांधीवादी रास्ते पे आ गए, सत्याग्रह पर आ गए, तो 4 दिन के सत्याग्रह के बाद रातों रात उठा लिए गए। क्या ये इंतजार था नीतीश कुमार के उस बयान का? और उसके साथ ही एक बात और, कल भी हमको लगता है सबसे पहले शो हमने किया था, जिसमें ये कहा था कि ये रात की प्रेस विज्ञप्ति, वो इबारत लिख दी गई है कि जिससे अब नीतीश कुमार दाएं बाएं जा नहीं सकते। जा नहीं हमने ये शो किया, उसके बाद नीतीश कुमार कैमरे पर आए, और हमने शो में कहा था कि अब प्रेस विज्ञप्ति आ गई है, अब तो नीतीश को यही बोलना पड़ेगा, और कुछ बोलेंगे तो ये घोषित हो जाएंगे कि अब ये राजकाज चलाने लायक ही नहीं है। तो अब बोलना भी यही पड़ेगा। तो क्या ये 24 घंटे में क्या हुआ है? रिमोट कहाँ है? रिमोट पता करना है। नीतीश का रिमोट कहाँ है भाव? नीतीश का रिमोट दिल्ली में है आशीष। वो दिल्ली में इसलिए कि नीतीश उन तमाम स्लीपर सेलों से घिरे हुए हैं भाजपा के, जो अब जनता दल यूनाइटेड चला रहे हैं। और नीतीश के लिए मजबूरी है कि वो ये बताना नहीं चाहती दुनिया में कि मेरा संगठन मेरे हाथ से चला गया। ये बताना नहीं चाहते दुनिया में कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मैं फुकरा हो चुका हूं। ये शेर की सवारी कर ली उनने, शेर जहां ले जाएगा वहां जाना पड़ेगा। अब शेर नीचे उतर जाए तो खा जाएगा। अब प्रशांत किशोर का देखिए आप। प्रशांत किशोर के ऊपर इतने आरोप है कि उन्होंने हुस्काया, ये किया, वो किया, वो किया। 2 एनडीए की सरकारें हैं, एक उत्तर प्रदेश में है और उसको सटे हुए बिहार में। उत्तर प्रदेश में इतना आंदोलन हो जाता है, प्रशांत किशोर के खिलाफ एफआईआर और सारी दर्ज हो जाती हैं, और वो अनशन पे बैठते हैं वैनिटी वैन लेके, क्योंकि वो 5 स्टार अनशन है। तो पांडे जी को वहां थोड़ी तकलीफ हो रही थी चेंज वेंज करने में, क्योंकि वो स्ट्रीट फाइटर तो है ही नहीं बेचारे। कमरे में बैठ के जीते हुए घोड़ों पे हमेशा दाव लगा के डर भी जीतने वाले लोग हैं ये। तो कुल मिलाकर ये स्ट्रेटेजिकली हो गया।
वो भी क्या है ये सारी दुनिया को पता है, प्रशांत किशोर किसके लिए काम करते हैं सारी दुनिया जानती। तो ऊपर से आदेश हो गया होगा कि अब इनको अति हो गई है, इनको उठाओ, तो इनका अनशन तोड़ो। अब हुआ ये कि उनका अनशन तोड़ने के लिए कोई अपील ही नहीं कर रहा था प्रशांत किशोर का। अब वो अनशन पे बैठ गए। तो उनको लगा कहीं गाइड का देवानंद नहीं हो जाए, तो उसके पहले उन्होंने अपने आप को उठवा लिया, मतलब आकाओं को दिल्ली कर दिया होगा, दिल्ली के आका ने कहा कि अरेस्ट कर लो। अब मैं 2-3 पैरेलल इससे जोड़ता हूं आपको। एक किसान नेता 41 या 42वां दिन है आज, हाँ, वृद्धावस्था, कैंसर ग्रसित, आमरण अनशन पे बैठा है, ठीक है। अब रिपोर्ट मेडिकल ये भी बोल रही है कि अब बॉडी पार्ट्स ने काम करना बंद कर दिया, यानी मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ मामला जा रहा है। 4 तारीख के पंचायत जहां लाखों की भीड़ थी, वहां उन्होंने कहा था कि शायद मैं आखिरी बार आपसे मिल रहा हूं। और दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय जो है, मुझे न्यायपालिका पे अभी भी मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता कि उस न्यायपालिका के मूर्ति पर के आंखों की पट्टी क्यों हटाई गई। वो कहा गया कि वो ब्रिटिश कालीन है, अभी इसको न्याय देख के, कि मुझे तो अभी भी न्यायपालिका अंधी दिखती है। न्यायपालिका को ये नहीं समझ में आता कि उसकी मांग, उसकी लड़ाई केंद्र के खिलाफ है और आदेश पंजाब सरकार को दिया जाता है कि आप देखिए इसको क्या करेंगे। मतलब मैंने इंडिगो का टिकट लिया है, आप एयर इंडिया को पेनलाइज कर रहे हैं कि अशोक वानखड़े की सुविधा, अशोक वानखड़े की कंप्लेंट है। वो बोले कि भाई साहब हमारे प्लेन में बैठा नहीं, वो इंडिगो में बैठा था। बोला ना, एयरलाइन आप भी है, सरकार आप भी है, क्योंकि उसका काउंटर आपके काउंटर के पास था, इसलिए आप जवाब देंगे। ये तुगलकी फरमान है। ये सर्वोच्च न्यायालय यदि उस किसान नेता की मृत्यु हो जाती है, तो एक बात, डल्लेवाल की मृत्यु के लिए यकीनन केंद्र सरकार और उतना ही मैं सर्वोच्च न्यायालय को जिम्मेदार मानूंगा, चाहे इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को सजा दे दे मुझे। लेकिन वस्तु स्थिति है, आपने एक कमिटी नहीं अपॉइंट की, वो कमिटी जो है वो अपना हिसाब पहले पैसे की इकट्ठा कर रही है, उधर से 2.5 करोड़, इधर से अभी 2.5 करोड़ आए नहीं, 5 करोड़ चाहिए कमेटी को किसानों से बात करने के लिए। और वो किसान नेता मांग क्या रहा है आशीष? वो कोई आउट ऑफ ब्लू जाके कोई स्वर्ग नहीं मांग रहा है, वो ये नहीं मांग रहा है कि मेरे यहां सोना निकले। वो तो यही कह रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब आपने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक पत्र लिखा था, जिस पत्र में आपने लिखा था कि कृपया एमएसपी को कानूनी जामा पहनाएं, एमएसपी का कानून बनाएं। ये गुजारिश एक मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी गुजरात के थे, उनकी थी। मनमोहन सिंह जी ने उनके ऊपर दुर्लक्ष्य किया। अब वो स्वयं प्रधानमंत्री है, तो अपने खुद के चिट्ठी का संज्ञान लेते हुए वो कानून पारित कर दे। या फिर उस टाइम वो मगरमच्छ के आंसू थे किसानों के लिए जब आप मुख्यमंत्री थे, क्योंकि केंद्र में विपक्ष की सरकार थी, आपकी विपक्ष की सरकार थी, तो सिर्फ सरकार को घेरने के लिए आपने ये किसानों के प्रति आंसू बहाए, घड़ियाली आंसू, या वाकई किसानों के आप हमदर्द है और तब भी थे तो आप करते, या आप तब ना समझ थे जो आप समझदार हो गए प्रधानमंत्री बनने के बाद, या तब समझदार थे, आप प्रधानमंत्री के अहंकार ने आपको ना समझ बना दिया, जो खुद की ही चिट्ठी को नकार रहे हैं। एक तो ये पैरेलल हुआ, यहाँ कोई नहीं। ये पंजाब गवर्नमेंट को आज इन्होंने, मुझे लगता है कि हियरिंग चालू है सर्वोच्च न्यायालय में, वो डीजीपी और सेक्रेटरी को घेर रखा है कि भाई तुम बताओ तुमने अवमानना की। लेकिन केंद्र के कान पे जू नहीं रेंग रही है, देश सुन रहा है, देश उस किसान नेता को भी सुन रहा है, देश हमको भी सुन रहा है, देश सर्वोच्च न्यायालय की तरफ भी देख रहा है, और देश मुख्यमंत्री की तरफ भी देख रहा है, और देश प्रधानमंत्री की तरफ भी देख रहा है कि ये कौन है। प्रधानमंत्री जी ने तो पहले ही अपने आप को साबित कर दिया जब उन्होंने मलिक साहब के कहा था कि 700 किसान मेरे लिए मरे क्या। प्रधानमंत्री जी, आप अभिभावक हैं हमारे देश के, हम सब आपके बच्चे हैं, आप हमारे पालन करता है, वो पद है ऐसा जहां आप बैठे। यहाँ कोई बेटी की मौत हो, बाप ये कहे कि मेरे लिए मरा क्या? शर्म आनी चाहिए उस बाप को।
अपने बेटे के बारे में ऐसी बात करते हुए। 700 बच्चे मर गए, शहीद हो गए 700 किसान, और उन्होंने कहा मेरे लिए मरे क्या? शेम है ये। ये है शर्म पहला तो पैरेलल। इंसानों को आती है, शर्म तो इंसानों को पहला आती है। इंसानों को आती है, सही कहा आपने, शर्म इंसानों को आती है। इंसानियत बची क्या है? 56 इंच का सीना है, दिल नहीं है अंदर। अब आप दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पैरेलल। उत्तर प्रदेश लग के है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भगत सिंह छात्र संगठन है। उनके 13 छात्रों ने सिर्फ ग्राउंड पे खड़े होकर, इकट्ठा होकर मनुस्मृति पे चर्चा करने का सोचा। तो योगी पुलिस ने कहा कि उनका इरादा जलाने का है। मतलब योगी पुलिस तो इतनी अब आध्यात्मिक हो गई है कि किसी के मन की बात भी जानती है। प्रधानमंत्री मैं अपने तो कहता मन हूँ की बात जलाने करते का हैं। ही था। भाऊ नहीं भाऊ नहीं 10 सेकंड है। मैं कहता हूँ जलाने का ही था। बता दो मनुस्मृति राष्ट्रीय ग्रंथ है तो बता दो, घोषित कर दो, नहीं 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 ऐलान कर दो। नहीं आप हौसला नहीं, क्यों कर रहे हो? मैं तो उसके आगे जा रहा हूं कि आपने सोचा, उनका इरादा आपने भाप लिया और आपने उनको अरेस्ट कर लिया। और प्रशांत किशोर को बिहार की पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है। अब जाके जब प्रशांत किशोर को अति हो गई, उसको लगा कि भाई देखो, दो टाइप के नेता होते हैं, एक छात्र आंदोलन को कैश करने वाले नेता और एक वाकई आंदोलन करने वाले नेता। पंजाब बॉर्डर पे जो हो रहा है वो आंदोलन करने वाला नेता है। वो किसानों के आंदोलन पे रोटी सेकने वाला नहीं है। उसने अपनी जान हथेली पर लेकर, कैंसरग्रस्त वयोवृद्ध नेता यदि ये कर रहा है तो देखिए, अब पूरा देश की ये तथाकथित अंधभक्त और ये बीजेपी के तमाम लोग कहते हैं, जिनको किसानों से कोई हमदर्दी नहीं, वो कहते हैं कि पूरे देश के किसान तो आंदोलित नहीं है। अरे कहां से किसान आंदोलन करेगा? वो इतना दिल्ली से दूर है, वो अपने जिले के ठिकान जगह पे नहीं जा सकता। महाराष्ट्र में, अभी हाल ही में महाराष्ट्र में एक किसान ने का प्रयास किया, अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का लिया और वो आग ही लगाने वाला था कि आसपास के किसानों ने घेर लिया उसको, पक्का पकड़ लिया उसको, जलने नहीं दिया। वो क्यों जलना चाहता था? 4 दिन से मंडी में बैठा हुआ था, 4 दिन से। सोयाबीन एमएसपी पे खरीदने के लिए दरवाजे ही नहीं खुल रहे। जहां सोयाबीन खरीदना है वो दुकानें बंद है। जो संस्था जिसको एमएसपी पे खरीदना है, सरकार ने जिसको अधिकार दिए खरीदने के लिए, वो ताला ही नहीं खोल रहा है। 4 दिन से 4,000 रुपए क्विंटल पे सोयाबीन एमएसपी पे बेचना चाहता है। बाहर 3800, 3700, 3600 में बिक रहा है। प्रधानमंत्री लब्बाजी करके आए महाराष्ट्र के चुनाव में, कह के आए कि 6,000 रुपए मैं रेट घोषित करता हूं। 6,000 रुपए, पूरा सीजन खत्म हो गया, अब 6,000 रुपए कहां से लाएंगे? कहां है वो 6,000 रुपए? क्योंकि जबान में हड्डी नहीं होती और बोलने पे जीएसटी नहीं होता, तो मूर्ख बनाओ। तो किसान को एमएसपी चाहिए। यदि एमएसपी का कानून होता तो कोई बाहर आदमी 4,000 से नीचे खरीद नहीं पाता और किसान मोहताज नहीं होता उस संस्था का, जहां खड़ा होकर वो इंतजार करे। ये वस्तुस्थिति है। यदि देश का किसान नहीं आ पा रहा है, उसकी नहीं आर्थिक स्थिति दिल्ली आने की, वो मरना पसंद कर रहा है। हर 8 घंटे में 2 या 3 होती है महाराष्ट्र में किसानों की। ये क्या है? इन को भी आपने मजाक समझ के रखा है। ये बोलने वालों की हिम्मत कैसी होती है? 2 टाइम का रोटी का निवाला कैसे गले के नीचे रखता है? अरे जो रोटी खाते हो किसी तो किसान के खेत से आई है। इतने आसान फरामोश कैसे हो सकते हैं लोग, जो उनकी बात तक करने को तैयार नहीं है? तो ये प्रशांत किशोर को जो उठाया गया है, ये स्ट्रैटेजी के तहत, ये मिलीजुली कुश्ती है सब। ये सब मिलीजुली कुश्ती है। नहीं, इसमें इसीलिए मैं बोल एक रहा हूं। बात, हाँ, प्रशांत किशोर में एक एंगल और भी समझना जरूरी है। प्रशांत किशोर देखिए यहाँ पर क्या है, चिट भी मेरी, पट भी मेरी,
वाली स्थिति है, और अंटा वो नीतीश कुमार का, ये यहां पर नहीं फिट बैठेगा। प्रशांत किशोर बैठे थे जब आंदोलन पर, प्रशांत किशोर की सियासी एंट्री से ही आप शुरू करिए। प्रशांत किशोर की सियासी एंट्री अगर किसी को डैमेज कर रही है तो नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा, नंबर 2 पे मैं हाँ आज की तारीख में राजद को रखता हूं। सबसे ज्यादा हाँ डैमेज कर रही है नीतीश कुमार को, क्योंकि सत्ता विरोधी उनकी मुहिम, जातीय समीकरण दोनों को बराबर डैमेज कर रही है, राजद और जेडीयू को। जेडीयू को नुकसान ज्यादा इसलिए बढ़ जाता है कि सत्ता विरोधी मुहिम होती है, तो सत्ता में अगर समान जातीय और धार्मिक समीकरण किसी को डैमेज कर रहे हैं तो सत्ताधारी को ज्यादा डैमेज करेंगे, इसलिए जेडीयू को नुकसान का परसेंटेज बढ़ गया। जेडीयू को सीधा नुकसान कर रहे हैं। जब वो छात्र आंदोलन में घुसते हैं तो जेडीयू को डैमेज और बढ़ जाता है, क्योंकि छात्र आंदोलन सत्ता विरोधी है, वो सत्ता पर सवाल कर रहा है, तो वहां पर बिल्कुल डैमेज और बढ़ गया। जब वो डैमेज बढ़ा तो उस डैमेज को बढ़ाने के लिए प्रशांत किशोर को बकायदे बेनिटी यूनिटी के साथ तैयार किया गया कि पूरा डैमेज करो। जब सरेंडर कर गए, घुटनों के बल आ गए नीतीश कुमार, घुटनों के बल तो थे ही, लेकिन जब कैमरे पर घुटनों के बल आ गए कि कैमरे पर अब घुटनों पे आओ रेंगते हुए, जब कैमरे पर घुटने के बल रेंगते हुए आए तो रातों रात उठाया गया। लेकिन अभी भी मैंने कहा, चिट भी मेरी पट भी मेरी, अंटा नीतीश कुमार का, तो अभी भी पीके अनशन करें, पीके अस्पताल में रहे, पीके मैदान में रहे, डैमेज अभी भी नीतीश का होगा। लेकिन नीतीश नीतीश का चाहते हुए, रिमोट मैंने क्यों कहा था रिमोट, नीतीश देखिए चाहते हुए, जानते हुए भी कुछ नहीं कर मैं पाएंगे, क्योंकि ना रिमोट उनका है ना आज बैटरी रिमोट में लगी हुई उनकी है। आशीष जी, मैंने कहा नीतीश ने शेर की सवारी कर ली, हम्म नीचे उतरे तो खा जाता है और अपने मन से चला नहीं पाते। हम्म क्या वो अभी तक इस किसी की जवाबदेही तय कर पाई है कि लाठीचार्ज और हम्म वाटर कैनन किसने चलाए? हम्म वो तो बात अलग है कि वो छात्रों के आंदोलन का ही सहारा लेके भागे दिल्ली से पटना, ये कहते हुए कि भाई मैं डीजी और चीफ सेक्रेटरी को पूछूंगा क्या हुआ। हम्म ये बात अलग थी कि ना प्रधानमंत्री, ना अमित शाह जी, ना नड्डा ने मिलने से समय दिया। तो चुपचाप इनको समझ में आ गया कि अब इनकी स्थिति क्या है, तो ये वापस चले गए। जाने के बाद क्या एक्शन ली, स्टूडेंट्स के एजुटेशन पे क्या एक्शन ली? हम्म क्योंकि नीतीश एक्शन लेने की स्थिति में नहीं है। जो कुछ भी होगा अब दिल्ली करेगी। दिल्ली के लिए आरजेडी के साथ लड़ना ज्यादा इजी है। दिल्ली को अब वहां पे बैसाखियों पे सरकार नहीं बनानी है। दिल्ली अब जनता दल यूनाइटेड को पूर्ण रूप से निगलना चाहती है, और जनता दल यूनाइटेड को आधी से ज्यादा निगल चुकी है। बाकी बचा हुआ शरीर फड़फड़ा रहा है। वो फड़फड़ाहट दिखती है हमें। कभी नीतीश किसी इन्वेस्टमेंट समिट का बायकॉट करते तो कभी क्या बोल देते, तो कभी क्या बोल देते, या अपने 2-4 लोगों से थ्रू बोल देते कि ना तो कोई परमानेंट दुश्मन होता, ना कोई परमानेंट मित्र होता, ना परमानेंट राजनीति में सब कुछ चलता है, ये भी बुलवा देते। फिर उधर से हंटर पड़ता है तो फिर तुरंत अपने उसमें आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो ड्रामा हुआ, ये वेल स्टेज ड्रामा था। पीके का नेतृत्व संभालना, वाटर कैनन और लाठीचार्ज करवाना, पीके अनशन पे बैठना, और फिर धीरे से पीके का अनशन तुड़वा देना। ये पीके की भी सेहत के लिए ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना, संघर्षशील नेता अलग होते हैं और पैराट्रूपर्स अलग होते हैं। हमने भी राजनीति में कई बार कई एजिटेशन देखे। जो जमीन के नेता होते हैं वो वाटर कैनन भी झेलते हैं और लाठीचार्ज भी झेलते हैं, और जो चेंबर पॉलिटिक्स करने वाले या कमरे से पॉलिटिक्स करने वाले लोग होते हैं, तो पुलिस देखते से पीछे पीछे हो जाते हैं और धीरे से गाड़ी में बैठ के निकल लेते हैं, और फिर बयान देने में सबसे आगे होते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, लेकिन भैया तेरे पे ईंट पड़ी कहाँ जो तू पत्थर उठा रहा है? ईंट जिन पे पड़ी उनको बोलने देना। ऐसे नेताओं की ही आज की तारीख में संख्या ज्यादा है। अच्छा, एक बात ज्यादा है। और, जब आप चर्चा कर रहे हैं, हम नीतीश की चर्चा, एक चीज और समझना चाहेंगे। मैं दर्शकों को कह दूं कि मैं बार बार ये बात कहता हूं, आज आखिर में 30 सेकंड आप दर्शकों से मैं बात भी करूंगा इस विषय पे, लेकिन क्या, एक जो सवाल मेरे मन में, एक वीडियो आया है और एक ट्वीट आया है, उसको भी दिखाएंगे हम स्क्रीन पर। क्या जब इंसान के हाथ से ताकत चली जाती है तो वो ईश्वरत्व को प्राप्त करने लगता है? उसमें दो बातें, नरेंद्र मोदी
जब तक ताकत थी हाथ में तब तक तो प्रधानमंत्री थे, भले अहंकारी रहे हों, लेकिन जैसे ही उनके हाथ से सारी पावर चली गई, अमित शाह ने सब पावर अपने हाथ में ले ली, तो उसके बाद नॉन बायोलॉजिकल हुए हैं वो। जब उनके हाथ से सारी पावर अमित शाह के हाथ में चली गई तो नॉन बायोलॉजिकल हो गए। नीतीश कुमार और मोदी में बड़ी सिमिलरिटी मुझे नजर आ रही है, बहुत बड़ी सिमिलरिटी। नीति वो तो नॉन बायोलॉजिकल है, और नॉन बायोलॉजिकल के बारे में एक बात मैं गलत हो सकता हूं तो भाव करेक्ट करेंगे। नॉन बायोलॉजिकल मतलब अजन्मा। अजन्मा देवता भी हो सकता है, दैत्य भी हो सकता है। अजन्मा सिर्फ एक नहीं हो सकता है, अजन्मे 100 200 400 हो सकते हैं। देवता भी बहुत सारे देवता हैं हिंदुस्तान में, हिंदू धर्म सनातन धर्म में तो बहुत सारे हैं। तो देव 33 दैत्य सब करोड़ है, अपने में 33 करोड़ है। 35 कोटि। हाँ 35 कोटि। लेकिन नीतीश नीतीश तो थोड़ा और आगे बढ़ गए। नीतीश सृष्टि का रचयिता एक ही है। नीतीश अपने भीतर सृष्टि का रचयिता, क्योंकि कुछ नहीं रहा है हाथ में, कुछ नहीं है हाथ में, सिर्फ घंटाएं बजाने के लिए। तो उनके अपने भीतर सृष्टि का रचयिता नजर आने लगा है। उसका उदाहरण मैं दिखाता हूँ। एक बाइट है, तेजस्वी ने ट्वीट किया है, तो पहले बाइट सुना दे फिर पूरा ट्वीट पढ़ दूंगा। बाइट जरा सुनाइए, कंट्रोल रूम सुनाइए बाइट ये। किए तब देखिए महिला कितना बढ़िया सबका चेहरा दिख रहा है। ऐसा चेहरा किसी का दिखते थे, और कितना बढ़िया बोलती है। आज जो हम लोगों ने सुना आपने, बहुत छोटी सी बाइट थी। जो ऐसा चेहरा देख रहे, कभी ऐसा चेहरा किसी का देखे थे पहले? पहले ऐसा चेहरा होता था किसी का? अब चेहरा जब नीतीश कुमार आए तब ऐसे लोगों का चेहरा होने लगा, नहीं तो पहले बंदर जैसे होता था, इंसान जैसा कर दिया इन्होंने। अब आगे ट्वीट दिखा दीजिए जरा। जो है इनका तेजस्वी का ट्वीट बड़ा बढ़िया है, इस पे बहुत बढ़िया, कभी कभार ठीक ठाक लगता है इन लोगों का, आज के दौर के नेताओं का। उन्होंने लिखा 2005 से पहले किसी के पास चेहरा था, 2005 के बाद सब सब बढ़िया चेहरा तो हम न लगवाए हैं जी। पहले कोई बोलती थी, वो तो हम न सिखाए हैं जी। 2005 से पहले सृष्टि थी, वो तो हम न पैदा किए हैं जी। सृष्टि मतलब यही सृष्टि संसार जिसमें हम लोग हैं। 2005 से पहले सृष्टि थी, वो तो हम न पैदा किए हैं जी। जरा एक एक बात याद रखना, क्या पता ये मोबाइलवा सारी दुनिया खत्म न कर दे। महीनों बाद किचन कैबिनेट के अधिकारियों ने जो बोलना सिखाया, इतना रटाया, फिर भी वही बोला जो बोलना था। एक माननीय मंत्री तो इतने बेचैन थे कि माननीय मुख्यमंत्री को अभी रोक दें टोक दें। किस प्रदेश में ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके वक्तव्य के दौरान उनके जूनियर मंत्री की भी समानांतर कमेंट्री और ध्यान भटकाने के लिए बनावटी हंसी ठहाका चलता रहता है? अब तो मंत्रियों और अधिकारियों को सीएम पर भरोसा भी नहीं कि पता नहीं वो कब क्यों और कहां कैसे क्या बोल दें। प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कैसे चार लोग सीएम को चला रहे हैं। अगर कोई इंसान अस्वस्थ है मानसिक और शारीरिक ब्रैकेट में, तथा उस अस्वस्थता का फायदा चार व्यक्तियों को एवं नुकसान पूरे राज्य का है, तो इसका खामियाजा 14 करोड़ प्रदेशवासियों को नहीं भुगतना चाहिए। ये सिर्फ हम आखिर में इसलिए दिखाए कि ठीक है, 2005 के पहले प्रदेश की स्थिति नहीं ठीक थी, आप सुधार दिए। तो क्या पहले ऐसा चेहरा था जी? पहले मुस्कुराता था जी, अब देखिए मुस्कुराता है जी। ये वो भाव है जो भाव मैंने मोदी के समानांतर मुझे देखने की कोशिश की। मुझे दया आती है नीतीश कुमार जी हाँ पे। अरे पिछले 15 साल से तो आप ही मुख्यमंत्री है। हाँ, 20 साल से भाऊ, यदि 20 साल से। 20 साल से आप ही मुख्यमंत्री है। यदि पहले ऐसा चेहरा नहीं था तो आप ही जिम्मेदार थे, हाँ या आप इतने नाकारा है कि आप उस चेहरे पे हंसी नहीं ला पाए। अब बीजेपी आई तो हंसी ला पाए हम्म, और उनको बुलवा पाए। अच्छा, इसके पहले भी बीजेपी के साथ थे, तब भी नाकारा थे, हाँ दोनों नाकारा हाँ थे। कई हाँ बार नेता अपने ही कार्यकाल पे उंगली उठाता है, ये उन्हें समझ में नहीं आता। नीतीश को लग रहा था कि अभी तक आरजेडी की सरकार है, वो खुद सरकार अब लेके आए, पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, ऐसी बात कर रहे हैं। देखो क्या होता है आशीष, मैं हमेशा मतलब ये परिवार में भी है, दर्शकों भी अपने परिवार में देखते हैं। जैसे जैसा कोई आदमी बुजुर्ग हो जाता है तो वो हम्म, अपने रेगुलर ड्यूटी से उसको रिटायर कर देते हैं। हम्म, घर में दादाजी रहते हैं, उनको सर्वमान्य होते हैं, सब सुबह उनको बाकायदा सब चरण छू के जाते हैं ऑफिस, लेकिन सारी डिसीजंस बाकी लोग लेते हैं। ठीक हम्म, है, दादाजी भी जानते हैं कि अब इस डिसीजन में मुझे पूछा नहीं जाता। हम्म, वो भी जानते हैं कि अब मुझे अपना कार्यकाल ऐसा ही निकालना है। फिर वो हो जाते हैं दार्शनिक, फिर वो तीर्थ यात्रा की बात करने लगते हैं, फिर वो भजन की बात करने लगते हैं, फिर गीता रामायण पढ़ने की बात करने लगते हैं, कोई सत्संग में जाने की बात करते हैं।
क्योंकि अब जब आदमी का समय खत्म हो जाता है तो वो आध्यात्मिक हो जाता है। कर्म मतलब वो अपने यहाँ जो वन्यप्रस्थ जो लिखा है हम्म सनातन धर्म में, हम्म ये वन्यप्रस्थ की अब तैयारी है। तो वो दार्शनिक हो गए, प्रधानमंत्री भी दार्शनिक हो गए। अक्सर हम्म, आदमी शक्तिहीन होने पे फिर भगवान को याद करता है और फिर दार्शनिक हो हाँ जाता है। ठीक है? ऐसे कई बार हमने देखा, कई एक कवि महोदय भी है, वो बहुत ज़्यादा राजनीति में थे। जब वहाँ से सब उनका बोरिया बिस्तर निपट गया राजनीति से, तो एकदम हम्म, दार्शनिक होने लगे। अब फिर वो कथाएँ सुनाने लगे। अब वो फिर हम्म, राम को समझाने लगे लोगों को। फिर वो ज़्यादा दार्शनिक हो गए तो फिर लोगों ने क्या नाम रखना चाहिए बच्चों का यहाँ तक बताने लगे। हम्म, तो तो ये आदमी के विस्मरण, ये आदमी के बुढ़ापा, आदमी के रिटायरमेंट, कई लोग शरीर से रिटायरमेंट नहीं होते। वो करियर में पहले रिटायर्ड हो जाते हैं और वो फिर हतोत्साहित होके फिर ऐसे अनर्गल बातें करने लगते हैं। तो नीतीश की बात ऐसे ही थी, जो की थी। और मुझे मतलब सैल्यूट करता हूँ मैं आपसे कि ऑफ़िस में भी इतनी चर्चा होती है, लेकिन आपने कहा कि नीतीश कहीं नहीं जाएगा, ये आपने कहा था। हम्म, सबसे पहले आपने हम्म, कहा था, क्योंकि आप जानते थे कि अब नीतीश कहीं जाने लायक बचे नहीं, ठीक है? ये शायद तेजस्वी ने भी पहले जाना था, इसलिए हम्म, तेजस्वी ने कहा था कि हमको चाहिए ही नहीं, क्योंकि उनको मालूम था कि आने वाले नहीं है और हाँ ये आएँगे तो भी साथ में क्या लाएँगे? ये आएँगे तो साथ में बीजेपी के स्लीपर सेल यदि लेके आए, हम्म, तो ये ज़्यादा तकलीफ वाले होंगे। सरकार में भी बीजेपी की स्लीपर सेल रहेंगे फिर। तो कुल मिलाकर मुझे इनकी स्थिति बहुत दयनीय होती है और एक अच्छे नेता थे, एक समय था नीतीश कुमार का। अब समय आ गया है रिटायरमेंट का। ये रिटायरमेंट जो लोग होते नहीं राजनीति में उनको किया जाता है, जबरिया रिटायर किया जाता है। आडवाणी जी को देखो जबरिया रिटायर कर दिया कि नहीं? हम्म, ऐसे कइयों को जबरिया रिटायर्ड किया जाएगा। अब इस राजनीति में जबरिया रिटायरमेंट का अगला जो टारगेट है, वो नीतीश कुमार है। देखो मायावती जबरिया हाँ रिटायर्ड हो गई ना, हाँ मतलब हाँ घर बैठी है, बीच-बीच में बेचारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जब भी आदेश आता है तब। ये हम्म, तो वो भी नहीं करती है और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो बीजेपी के कुकर्मों पे कांग्रेस को कोसती है। कांग्रेस ये को भी एक हाँ थी। हाँ लेकिन लोग सोचते हैं कि चलो बुढ़ापे में अक्सर मतिभ्रष्ट हो जाती है, तो छोड़ दीजिए इस बात को। और कुछ लोग रिटायर्ड होते नहीं, ममता जी को देखिए 70वां जन्मदिन मनाया अभी और लेकिन शेरनी आज भी तेज तर्राट है। आज भी बंगाल में किसी की एंट्री नहीं होने दे रही है। क्या नहीं किया बंगाल के बारे में। तो वैसे ही कोशिश वहां अब की प्रधान नहीं, मैं और एक उदाहरण देता हूँ आपको। अभी प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में एक भाषण दिया दिल्ली में। वो चुनावी हम्म, भाषण था। उनमें हम्म, कहा कि देखिए पॉल्यूशन बढ़ रहा है दिल्ली में, हम्म, जल प्रदूषण बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। ये आपदा सरकार है। अरे हम्म, बाबा! दिल्ली की सरकार आप चला रहे मालिक। हम्म, सर्वोच्च न्यायालय के बाद आपने एक कानून पास किया। उस कानून के तहत दिल्ली का सारा काम अब एलजी देख रहे हैं। तो दिल्ली में पॉल्यूशन है इसलिए आम आदमी पार्टी नहीं आप जिम्मेदार हैं। हम्म, दिल्ली में जल प्रदूषण है, जल जल की किल्लत है या आप जिम्मेदार हैं। आम आदमी पार्टी का है, सरकार तो आपकी है। एलजी के द्वारा सरकार तो आप बना रहे, आप चला रहे, पुलिस आपके पास, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास, बजट आपके पास, हर चीज सैंक्शन करना आपके पास, अधिकारियों का ट्रांसफर करना आपके पास। तो दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिल रहा है, कहीं बदला तो नहीं ले रहे आप कि आम आदमी पार्टी का राज्य में चुनाव जीत गई तो इनको रगड़ दो, पानी मत दो। लेकिन दिल्ली की जनता इतनी मूर्ख नहीं है, वो जानती है ना सरकार आप चलाएंगे, गाली आम आदमी पार्टी को देंगे। वायु प्रदूषण आपदा, बोले आप ये आपदा है। तो भाजपा क्या है? भाजपा तो सुनामी है जो सब नष्ट कर देती है। महाराष्ट्र को देखो, सारे उद्योग कैसे गुजरात ले गए और जो लोग उतारे हैं हम्म, मार्केट में वो पूरा संघ का कल्चर झलक रहा है बिल्कुल। विदोड़ी जी के मुंह से रोज विदोड़ी जी मुंह खोलते हैं तो संघ की शिक्षा बताते हैं। मुंह खोलते हैं तो फिर हम्म, मुझे लगता है विदुरी जी रोज वो जो अपना मनुस्मृति है उसका पारायण करते होंगे। वो संसद मनुस्मृति से में ही संसद के भीतर
और सड़क पर समान हैं, उनमें परिवर्तन नहीं है। नहीं नहीं, उनको परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन नहीं है। हालांकि आपने कहा जब कि आपदा, आपसे बताया आपदा, मैंने जब ये आपदा सुना था तो हमारे मोदी जी ध्वनि के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कोविड के वक्त कहा था कि ध्वनि पैदा होती है तो भाग जाते हैं विषाणु। तो मैंने भी थोड़ा ध्वनि को समझने की कोशिश की, तो मैंने 5-7 बार, आप भी कोशिश कीजिएगा भाव, उस दर्शक भी करें, 5-7 बार बोलिए आप, आपदा भाजपा, आपदा भाजपा, एक तरह का साउंड करता है, एक ही लगता है आवृत्ति है, आवृत्ति समान समान प्रतीत होती है। तो आपदा और भाजपा, इन दोनों की आवृत्ति का वाइब्रेशन साउंड सेम है भाई। ये नहीं, साउंड में बहुत ताकत होती है। ये हमारे जो महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री है केंद्र में, आठवले साहब, उन्होंने भी दिखा दिया था। बंबई जो कोविड मुक्त हुई थी वो उनके आह्वान से हुई थी। उन्होंने कोविड को भाग जा कहा था, कोविड भाग जाओ, कोविड भाग जाओ, तो उस ध्वनि से कोविड भाग गया। चलिए, वैसे जब वो कोविड भाग जा बोल रहे होंगे तो बहुत लोग कोविड भाजपा सुन करके कोविड भागा होगा। असली बात यह है कि कोविड भाजपा तब भागा होगा, कोविड की भाजपा आ रही है मेरे पीछे, तब भागा होगा, भाजपा भागा। शब्दों के तुकबंदी और शब्दों का खेल, ये आपको रील बनवा सकती है सोशल मीडिया पे। हाँ, लेकिन रील जनता जो भोग रही है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दिल्ली में, जनता जो भोग रही है महंगाई की मार, जनता जो भोग रही है बेरोजगारी की मार, जनता जो भोग रही है कि इलेक्टेड सरकार को काम न करने देना, एजेंसियों का प्रकोप, 3-3 4-4 मंत्री, मुख्यमंत्री तक को जेल में डालना, केस क्या है अभी किसी को पता नहीं, ये जनता देख रही है। जनता सब देख रही है बाबू। आपने एक लाइन कही थी कि जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार तो मोदी जी हैं, और जनता सब देख रही है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आ सकता है, जिस दार्शनिक की आपने चर्चा की, दार्शनिक बोल सकता है कि आपकी गलती है कि आप मुझे देख रहे थे, मैं तो था ही नहीं, मैंने जन्म ही नहीं लिया, मैं था ही नहीं, मैं नहीं था, कुछ मैंने नहीं किया है। खैर, चलते चलते मैं 2 मिनट लूंगा। एक तो खबरों की बात है, भाजपा की बात है, योगी आदित्यनाथ की भी बात, आज कई सारी बातें भाव ने कर दी। एक खबर, 2 खबरें हैं भाव, बड़ी गंभीर हैं, उस पर वीडियो भी है, लेकिन उसकी चर्चा बार बार जरूरी है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गो हत्या के आरोप में एक मुस्लिम युवक को पीट पीट के मार दिया गया, पीट पीट के। उसका वीडियो पूरे देश में वायरल हुआ, वीडियो खुद पीटने वालों ने बनाया, लेकिन उनमें से किसी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है, किसी की नहीं गिरफ्तारी। ये घटना है 29-30 की दरमियानी रात की, रात 2 बजे की। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, और मुकदमा 103(1) यानी हत्या में दर्ज हुआ, वो मॉब लिंचिंग में नहीं दर्ज हुआ। मॉब लिंचिंग में हत्या भी, वो मुकदमा भी नहीं दर्ज हुआ। लेकिन जो आरोपी, जिस आरोप में उसको पीट पीट के मारा गया था गो हत्या के, जो दूसरा जिंदा बचा था, उसको 30 तारीख को गिरफ्तार कर लिया, जिसका कोई वीडियो नहीं, जिसका कोई वीडियो नहीं है कि उन्होंने गो हत्या की थी। गो हत्या के आरोप में एक की तो पीट के जान ले ली, दूसरे को एक मर गया रात में, दूसरे को सुबह गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 6-7 दिन बाद जिस इंसान की जान गई, कोई गिरफ्तारी नहीं। एक लाइन में मैं बताऊं तो उत्तर प्रदेश में इंसान की जान की कीमत जानवरों के जान की कीमत के आगे कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है। जानवरों की कीमत मतलब इंसानों की कीमत कीड़े मकोड़े जैसी होती है, जो जानवरों के पैर के नीचे रौंदे जाते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति जितनी बदतर है, पूरी दुनिया में मैं एक बात कह सकता हूं कि इतनी पक्षपाती सरकार नहीं होगी। दूसरी खबर, कुंभ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला नासिर पठान आयुष निकला है। आयुष कुमार जायसवाल निकला, नासिर पठान नाम से धमकी दिया था। जब पुलिस, वो तो बस ये कहिए कि जांच पड़ताल में नासिर को खोजते खोजते पकड़ाया तो वो आयुष निकल गया। अगर वो नासिर पठान निकला होता तो आज पूरे देश में एनआईए से लेकर के और गृह मंत्री तक इस समय हो सकता है इमरजेंसी मीटिंग बुलाए होते, क्योंकि कुंभ पर पूरे दुनिया की नजर है, करोड़ों लोग आने, होम मिनिस्ट्री, एनआईए सब एक्टिव होती, और अब तक कहां से फंडिंग पता नहीं कितने उठा लिए गए होते, एनकाउंटर इस समय
चाइना, पाकिस्तान, आईएसआई, खालिस्तान, अर्बन सब सब नक्सल सब जोड़ दिए होते उनसे। सब जुड़े होते। और आयुष वो निकला, नासिर पठान आयुष निकला तो सन्नाटा है, जुबान सबके सिले हुए हैं। मैंने कहा कि अगर वो वाकई नासिर पठान निकलता तो इस समय देश के जितने चैनल हैं उसके एंकर भरतनाट्यम और कथक कर रहे होते। इस समय उस पे जो मेज होता है ना सामने, उस पे खड़े होकर के, आज बैठ के एंकरिंग नहीं करते, लेकिन सन्नाटा है। ये सन्नाटा बहुत खतरनाक है इस देश के लिए, और ये पक्षपात पूर्ण शासन, ये लोकतंत्र की निशानी नहीं है, ये बहुत गंभीर है। आखिर में 1 मिनट और, मैं दर्शक कुछ दर्शक लिखते हैं कि कमेंट पता नहीं कभी पढ़ते भी है कि नहीं पढ़ते हैं। ये बात भाऊ को पता है, क्योंकि हम लोग इसको किस तरह से चलाते न्यूज लॉन्चर को। रोज 12-14 घंटे काम करने के बाद कम से कम 1.5 घंटे मैं रोज कमेंट, और भाऊ को पता है क्योंकि अगले दिन मैं बताता हूँ फला कमेंट ऐसा आया। जो भी लोग कहते हैं मैं उनकी बात नहीं करता हूं जो 25-50 पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन जो दर्शक ऐसा है कमेंट करते हैं, मैं कमेंट में कुछ लोगों के पढ़ा कि हम आप पर भरोसा करते हैं लेकिन आपकी बातें सही नहीं साबित होती हैं, महाराष्ट्र में ये बताए तो ये बताए तो बताए थे कि 200 दो अगर बहुमत नहीं आएगा। मैं बता दूं भाऊ पहले हाँ, इसमें क्या हुआ। लिखते हैं लोग कि कहा था बहुमत नहीं आएगा तो संघ मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा। भाऊ भी इसमें बताएंगे। मैं आपको बता दूं, बिहार में नीतीश के पलटने वाले मसले को छोड़ दे खेला को, उसमें हमारी मतलब हम ऑथेंटिक, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, और हमने जरूर उसमें अगर हम हुआ है कुछ हुआ होगा, ऐसी खबरें अफवाह टाइप लगी होंगी आपको तो माफी भी मांगते हैं, कोई वो नहीं है। लेकिन बाकी खबरें चाहे नासिर पठान एक हो एक चाहे एक मुरादाबाद हो, नहीं नहीं, ऑथेंटिक खबरें होती हैं। आशीष में सिर्फ 1 मिनट लूंगा। ये बात हमने कही थी कि यदि मेजोरिटी नहीं आई हाँ, तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, बीजेपी में विद्रोह होगा। लेकिन उस विद्रोह होने के लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग जरूरी होती है। मोदी जी ने अभी तक बीजेपी की संसदीय नहीं दल बुलाया। की मीटिंग नहीं बुलाई है अभी तक। आज 1 साल हो गया करीब करीब सरकार को बने। उन्होंने डायरेक्ट एनडीए के नेताओं से एंडोर्समेंट करके प्रधानमंत्री का खुद का पद का ऐलान कर दिया। वो ऑफिशियली रेगुलर तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता नहीं चुने गए, ऐसी कोई मीटिंग नहीं है। जब वो जानते थे कि ऐसा होगा, मीटिंग में स्वर उठेंगे, लोग पूछेंगे, मीटिंग में हंगामा होगा, तो उन्होंने मीटिंग अवॉइड कर दी। उसके बाद सेंट्रल हॉल में एनडीए गठबंधन के पूरे सांसदों से अपने को एंडोर्स करवाया। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, हम ये कभी नहीं सोचते थे कि परंपराएं इतनी रोंदी जाएगी, लोकतंत्र की रोंदी गई। दूसरी बात, महाराष्ट्र में हमने कहा था कि लोकसभा वाली स्थिति नहीं रहेगी। महाराष्ट्र में हमने कहा था कि 125 से 130 तक एनडीए गठबंधन आ सकता है, लेकिन वहां पे इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। महाराष्ट्र के अखबार है लोकमत मराठी, उसने 95 सीट्स का ब्यौरा दिया है जहां मशीनों का हाल है, जहां जितने वोट डले उससे कम या ज्यादा गिने गए हैं। वो 95 सीटें यदि हम जोड़ दें 135 में, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या है। हाँ, यदि भाजपा, यदि हमने कहा था 50 सीटें हैं भाजपा की, और मशीनों का खेल करने के बाद 130 हो जाती है, तो इसमें हम गलत नहीं है। अब दिल्ली के लिए जब भी कोई पूछता है तो मैं बोलता हूं 2 टाइप का विश्लेषण है। जनता तो आम आदमी पार्टी को चुनाव जितवा रही है, सीटें कम हो जाएगी, बीजेपी की सीटें बढ़ सकती है, लेकिन मशीनें बीजेपी को चुनाव जितवा देंगी यदि मशीनों का खेल हुआ तो। और वो 70 सीट भी जा सकती है बीजेपी, क्योंकि अब दिल खुल गया है महाराष्ट्र के बाद। ये आकलन तब भी हमारा हमारा आज भी 125 130 पे था, तो आप उस पे 95 जोड़ दीजिए तो आपको 230 का आंकड़ा मिल जाएगा। मशीनों पे ना आपका बस है ना मेरा बस है। लोगों की, आज भी महाराष्ट्र में घूमता हूं तो लोग पूछते कि असं कसं झालं, या ऐसा कैसा हो गया। आज भी वहां जो सत्ता में बैठे नेता है उनकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि वो जानते हैं कि क्या हुआ। वो आत्मविश्वास से जो लबालब भरा हुआ इंसान होता है वो दिखाई नहीं देता।
ये हम्म, ये फर्क है। हम विश्लेषक हैं, हम रास्ते शॉर्टकट से यदि कुछ करे तो उसका हम नहीं कह सकते। नहीं मैं एक लाइन कह दूं आप उसी पर। अजीत पवार ने आज कहा कि मुझको वोट दिए हो मतदाताओं से अपने, मुझे वोट दिए हो, इसका मतलब तुम्हारा मजदूर नहीं हो गया हूं। ये तभी आदमी बोल सकता है जब उसे पता हो कि मैं मतदाताओं के भरोसे नहीं जीता हूं, तभी बोलता है। नहीं, मतदाताओं से कोई तभी बदतमीजी नहीं करता है कि तभी तुम मुझको वोट दो, तुम्हारा नौकर हूं, मजदूर हूं। हाँ, पूरे पूरे वो कार्यकर्ता सम्मेलन में बोले। हाँ, तो हाँ, ये बोले सब चीजें तुमने मुझे वोट दिया, इसका मतलब खरीद नहीं लिया है। नहीं लिया है, मजदूर नहीं हो गया हूं मैं। तो ये भाषा बताती है कि वो वोट से नहीं जीते हैं। इसलिए हम ये निवेदन करते हैं, मैंने कहा ना कि जो दर्शक है उनके लिए, मान भक्तों के लिए नहीं, दर्शकों पर भी मैं निजी तौर पर बताऊं, इसके लिए मतलब भाऊ हैं, मेरे बड़े भाई हैं, वो मुझे टोक भी सकते हैं, लेकिन मैं निजी तौर पर उस मानसिकता का नहीं हूं जिसके इस देश के नेता हैं कि मंच पे खड़े होकर कहे कि हमारे देश की जनता महान है, हमारे देश की जनता बहुत बुद्धिमान है, ये कह के मूर्ख बनाया जाता है। मैं अगर अपने पे मेरा सवाल है तो मैं आप पे भी, दर्शकों पे भी सवाल उठाता हूं। गंभीर विषयों पर वीडियो बनते हैं तो 5,000 व्यू नहीं आते हैं। इस देश को सनसनी चाहिए, इस देश के दर्शकों को सनसनी चाहिए, इस देश के दर्शकों को मसाला चाहिए, इस देश के दर्शकों को खेला चाहिए। अभी खेला हटा दीजिए तो पूरे दिन, और इस भगदड़ में बड़े से बड़े प्रतिष्ठित लोग दिन रात खेला करके, क्योंकि उन्हें व्यू चाहिए और व्यू से पैसा चाहिए। ये मैं किसी निजी तौर पर किसी पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन यह बात उनके लिए भी है, हमारे देश के दर्शकों के लिए भी, कि आप इस देश में, आप घर में, मैं बहुत सारे कमेंट पढ़ता हूं, कहते हैं अरे खाली बैठ के स्टूडियो में बोलते हो, सड़क पे क्यों नहीं करते? बोल भी हम ही ले, सड़क पर भी हम ही उतर जाए, कोर्ट में भी हम ही लड़ ले, कोर्ट में भी हम ही लड़ ले, है चुनाव भी कर दो, हम ही लड़ ले, आप लोग बोल दो, लड़ लेते हैं, आशीष चित्रांशियों से बन के जाओ, क्यों नहीं चुनाव भी तुम लोग लड़ते हो? राजीव कुमार से भी लड़ ले, सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ ले। रोज हम लोग जितनी धमकियों पर और जेल के अपने और अपने परिवार को जोखिम में डाल करके बोलते हैं ना, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। घर में बैठ करके उंगलियां चला करके आलोचना करना आसान है, जिस जोखिम में, ये उनका मत कहने के नहीं लिए नहीं साहस करता हूं, क्योंकि आशीष मैं आशीष भावना का नहीं हूं कि कहूं नहीं नहीं हम नहीं आप बहुत महान हैं। आशीष नहीं आशीष, एक बात है, ये उनका अधिकार है। उनको उनको ये पता नहीं है कि स्टूडियो में बैठने के बोलने के लिए भी 8-8 10-10 घंटे खपाने पड़ते हैं। कुछ चीज बोलने के पहले दसों वकीलों से बात होती है, जजों से, रिटायर्ड जजों से बात होती है, रिटायर्ड अधिकारियों से बात होती है, नेताओं से बात होती है। यूं ही बैठ के कोई गप नहीं लड़ाता। इसीलिए ऑथेंटिसिटी के साथ बोलते हैं, इसीलिए इतना प्यार भी मिला, लोग और लगातार देखते भी हैं। उसके बाद जोखिम भी, उसके बाद नहीं नहीं जोखिम लोग भी। देखिए, हम और तो देखिए, कोई आशीष, ना आपके घर ना मेरे घर कोई पीले चावल लेके तो नहीं आया था। ना ये हमने एक अपने राष्ट्र अपने सेवा शौक का से कर रहे अपना हैं, लिया। हाँ, तो हम जोखिम हमारा उठा रहे हैं, शौक, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा जुनून है। हम जो जुनून है, वो जुनून है, वो लड़ते रहेंगे और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस सत्ता में आए, बीजेपी सत्ता में। हमने वही है। कांग्रेस को भी उतना ही लताड़ा है जितना बीजेपी को लताड़ा है, उतना ही कभी-कभी आरजेडी को भी घेरते और उतना ही अखिलेश को भी घेरते। तो सवाल घेरने का, सवाल छोड़ने का नहीं है। सवाल जो देश के लिए गलत होगा, जो संविधान का उल्लंघन करता होगा, उसको सवाल पूछेंगे। क्योंकि यदि हम नहीं सवाल पूछेंगे तो सवाल पूछेगा कौन? यदि हर इंसान के शब्दों को, वेदनाओं को हम शब्द नहीं देंगे तो देगा कौन? क्योंकि नेता तो तभी वेदनाओं को शब्द देते हैं जब उनको चुनाव लड़ना होता है। आज यदि नहीं है, आपको मैं एक किस्सा, अभी मैं बोलते-बोलते, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा हो गया, लेकिन एक किस्सा बताता हूँ। शिरडी में साईं बाबा का मंदिर है। हजारों लाखों भक्त आते हैं और करोड़ों करोड़ों रुपए का चंदा देते हैं। उस चंदा से वो संस्थान चलता है। उस संस्थान रोज हजारों लाखों लोगों को वहां प्रसाद के नाम पे खाना खिलाता है। अब एक चुनाव हारे हुए नेता लोकसभा का, सुजोय विखे पाटिल, जो पिछली बार सांसद थे, उन्होंने कहा कि ये फ्री का खाना खिलाना बंद कर दीजिए आप। क्यों पैसा खर्चा करते हैं? सारे देश के भिखारी आते हैं यहाँ खाना खाने। सवाल ये है कि सुजोय विखे पाटिल क्या अपने घर से, क्या महाराष्ट्र सरकार से या केंद्र सरकार से पैसा दिलवा रहे हैं? आशीष, मैं बता दूं, महाराष्ट्र सरकार सबसे ज्यादा पैसा लेता है इस संस्थान से। जब भी कोई आपदा आती है, तुरंत संस्थान के ट्रस्टियों को फोन जाता है, क्योंकि ट्रस्टी सरकार अपॉइंट करती है। वो बेचारे तुरंत बोलते हैं कि 150 करोड़ रुपए सीएम फंड में ट्रांसफर करो।
250 करोड़ रुपए सीएम फंड में ट्रांसफर करो। यदि सरकारों ने इन मंदिरों से पैसा लेना बंद कर दिया तो जो चाहे वो मंदिर वहां कर सकती है। इसके बावजूद रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था जो शिरडी में कर रहे लोग, लेकिन इस आदमी ने ये बोल के कि तुम भिखारी हो, ये दिखा देते कि इनकी नैतिकता, मानसिकता कितनी निचले स्तर की आ गई है। तो ये ऐसी बातों पे तो सवाल उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे, लेकिन फिर दर्शक इसको देखेंगे नहीं। शिरडी का ये सवाल उठाया तो दर्शन इसको देखेंगे नहीं। तो कई बार हम दर्शकों को बताना चाहते हैं, कई विषय हमको मालूम होते हैं कि ये लोग 10-15 हजार लोग इसको देखेंगे सिर्फ, इसके बावजूद हम ये करते हैं और ये बोल के करते हैं कि इसको दर्शक नहीं होंगे, लेकिन ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। 10,000 ही सही, कुछ लोगों ने तो देखा, कहीं तो चर्चा हुई, कहीं तक तो ये इंफॉर्मेशन गई। इसलिए एक हम संदेश वाहक है और अपने तरह से विश्लेषित करके बोलते हैं। आपके जो भी कमेंट है सराखों पे, हाँ आशीष थोड़ी इमोशनल है, मैं भी इमोशनल हो जाता हूँ कई बार, लेकिन फिर सोचते हैं ये काम कर लिया है तो भला बुरा, तो हमने तो देखा कि जितने भी अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनको उनके बाद उनको भले ही अप्रिसिएशन मिला हो, लेकिन उनको जीते जी तो जूते ही मिले। तो आपके हर कमेंट हमारे सर आंखों पे, आपका हर सुझाव हमारे सर आंखों पे, लेकिन वस्तुस्थिति क्या है ये अभी आशीष ने आपको बयां की। जय, आपने जो कहा इसका सबसे बड़ा प्रमाण अगर दर्शकों को चाहिए कि कल मैंने देर रात में एक पोस्ट डाला है। उस पोस्ट में ये बात लिखी है कि कई बार ऐसे विषय हम चर्चा करते हैं कि इस पे व्यू नहीं आएगा, ये बोल करके भी करते हैं। और आज मैं और भाऊ बहुत दूर बैठे हुए हैं, कोई चर्चा नहीं हुई है इस डिबेट के अलावा, और सेम बात भाऊ ने बताई कि हमको पता होता है व्यू नहीं आएंगे, लेकिन कहते ना ये खबर, हम भाऊ चर्चा करते हैं, भाऊ ये खबर ऐसी है चलाना तो पड़ेगा, चाहे व्यू आए चाहे ना आए, ये नहीं चलाएंगे तो दिल को वो होगा, मतलब अंदर से कचोटता रहेगा। अभी मैं बता दूं, ये जो खबर मैंने बताई कि गाय गौ हत्या पे जेल में गया और जो मरा उस पर कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, मैंने सुबह वीडियो किया है, अच्छे कमेंट्स आए हैं, लेकिन व्यूज कुल मिला के 7-8-10 हजार व्यू हैं, 10 हजार व्यू। अभी मैंने खेला किया होता तो अब तक 2 लाख व्यू होते। खेला नहीं 2 लाख व्यू हमें हमें व्यूज नहीं चाहिए, हमें खबरें परोसनी, खबरें देना है। हमारे लिए वो 10,000 व्यू, हमारे लिए 10,000 व्यूअर भी 10 लाख जैसे है। बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया दबा के बैठा है। हाँ चलिए, आज शो लंबा हो गया है, क्षमा प्रार्थी है शो लंबा करने के लिए, मतलब हो गया उसके लिए। लेकिन अभी एक महत्वपूर्ण विषय और भी है, दबा के हो सकता है ये दिन में आज भाऊ के जरिए खबर आप तक आए, इस पर भी चर्चा जरूरी है कि जहां पर 1.25 लाख से ज्यादा किसान था, पूरे मीडिया ने, पूरे गोदी मीडिया ने, पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने 5 सेकंड की कवरेज नहीं की है। ये मेरे पास तमाम जगहों से खबर लगातार फोन आ रहे हैं कि देखो भाई आप 5 सेकंड की भी कवरेज नहीं है, 5 सेकंड की कवरेज नहीं है। और जहां पर 3,500 लोग थे राकेश टिकैत के सामने, राकेश टिकैत को खूब चलाया जा रहा है कि राकेश टिकैत ने कहा दिल्ली घेर लेंगे। अब इसी से आप समझ लीजिए कि आंदोलन को कैसे मिटाया जाता है, कैसे बर्बाद किया जाता है। वहां बुजुर्ग डल्लेवाल के सामने 1.5 लाख किसान, 1.25 लाख, उनको नहीं दिखाया गया। अरे भाई बीजेपी का स्लीपर सेल पैदा करने का तो फैक्ट्री है उनके पास, किसानों में भी स्लीपर सेल पैदा हुए हैं। तो फिलहाल अभी इजाजत दीजिए, बाकी कल दोपहर फिर मिलेंगे। मिड डे मुद्दा विद खेड़े भाव साथ में होंगे। नमस्कार।